गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपको आपकी क्लास का जो चैप्टर हमने पहले से ही शुरू किया हुआ है उसको आगे से पढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आपको विटामिन्स के बारे में बताया था, उनके स्रोत बताए थे विटामिन्स के, उनके कार्य बताए थे, क्या कार्य है शरीर में उनके, और उनके कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक पदार्थ के बारे में मैं और बताना चाहूँगा, वो है फॉलिक अम्ल। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ है हमारे लिए, विटामिन के समान ही है। ये हरी पत्तियाँ, सोयाबीन, यीस्ट और गुर्दे में पाया जाता है और इसका कार्य होता है न्यूक्लिक अम्लों के उपापचय तथा रुधिराणुओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। तो उपापचय क्रियाओं के लिए और रुधिर कणिकाएं जो है उनके बनाने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो फॉलिक अम्ल अगर नहीं होगा तो हमारे अंदर रुधिर की कमी हो जाएगी और जो शरीर की वृद्धि है वो धीमी हो जाएगी। तो इसलिए फॉलिक अम्ल भी एक जरूरी घटक है हमारे भोजन का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और अन्य हमारे लिए जो जरूरी घटक हैं भोजन के वो है, पहला इसमें, बल्कि आगे पहला तो मैंने कई बार बता दिया है, खनिज लवण। ये खनिज लवण यानी कुछ अकार्बनिक पदार्थ, उसमें कैल्शियम है जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं, आपका सोडियम पोटेशियम है इससे आपका जो पेशीय तंत्रिका तंत्र है, सॉरी पेशीय नहीं तंत्रिका तंत्र, उसमें काम आते हैं। आयरन कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, आप जानते हैं। क्लोरीन, क्लोराइड्स चाहिए, क्लोरीन नहीं क्लोराइड, जैसे NaCl में क्लोराइड है। कुछ कार्बोनेट चाहिए, कुछ सल्फेट चाहिए हमें, ताकि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रह सके। इसके बाद अगला घटक है जल। जल तो आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। शरीर की अनेक क्रियाओं में पानी की जरूरत होती है। बहुत सारी चीजें पानी में घुलकर ही पूरे शरीर में फैलती हैं और पानी की कमी होने से हमारे शरीर को बहुत हानि होती है और कई बार पानी की कमी होने से मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए खासकर गर्मियों में पानी लगातार पीना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। ये बातें मैंने आपको बताई। अब तक हम पोषण के बारे में बात कर रहे थे, अब पोषण की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे कि जंतुओं में पोषण की क्या क्या अवस्थाएं हैं। देखिए जंतुओं में जो पोषण है वो 5 पदों में होता है। पहले अंतर्ग्रहण करते हैं भोजन का, फिर पाचन करते हैं, फिर अवशोषण करते हैं, फिर स्वांगीकरण करते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ भोजन होता है उसे मल विसर्जन या बहिर्क्षेपण कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब इसमें आता है सबसे पहले अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण कैसे होगा? अंतर्ग्रहण का मतलब है भोजन को खाना। तो ये तो आप जानते हैं कि हम अपने मुख के द्वारा खाना खाते हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो सभी जीव हैं उनमें कुछ शाकाहारी भी हैं, कुछ मांसाहारी हैं। तो हम सभी अपने मुख से भोजन को ग्रहण कर लेते हैं जो मनुष्य है। लेकिन बहुत सारे जंतु ऐसे होते हैं जिनका मुंह नहीं होता, जैसे अमीबा है, इसका मुंह नहीं होता। तो ये सिर्फ इसके, आपने छोटी क्लास में देखा होगा, जैसे ये अमीबा है तो जब इसके पास कोई भोजन निकट आता है तो ये क्या कर लेता है, 2 हाथ जैसी संरचनाएं बना लेता है इस तरीके से और इसको बिल्कुल घेर लेता है, कवर कर लेता है थोड़ी देर बाद, ऐसे अंदर ले लेता है इसको। ये जो 2 हाथ बनते हैं इन्हें पक्षमाभ कहते हैं और ये दोनों इस भोजन को पकड़कर अंदर अवशोषित कर लेते हैं। तो जिन जीवों में मुख नहीं होता वो भी किसी न किसी प्रकार भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो बहुकोश के जीव जैसे हम हैं मनुष्य, इनमें तो मुख है, आराम से खा लेते हैं। और हमारे हाथ भी हैं, इनके हाथ नहीं थे तो इनके हाथ बने। कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे हाइड्रा,
वो चिपका लेते हैं अपने शरीर पर, स्पर्शक होते हैं उसमें। मेंढक में द्विशाखित जीभ होती है, उससे जीभ से पकड़ लेते हैं, ठीक है। और हमारे तो हाथ हैं, ठीक है। जब हम भोजन को खाते हैं तो खाने के बाद इसको चबाना भी होता है। चबाने के लिए हमारे मुख में दांत हैं और एक जीभ भी, इसका भी बहुत बड़ा कार्य है। दांत चबाते हैं और जीभ भोजन को अलट पलट करती है। क्यों अलट पलट करती है? क्योंकि हमारे मुख में जो स्लाइवा यानी जो लार निकलती है उसमें काफ़ी एंजाइम होते हैं। मुख्य रूप से टाइलिन होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो धीरे धीरे यहीं पर पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से। तो टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने लग जाता है। तो जब आप भोजन को चबाते हैं कुछ समय बाद आपको मीठा मीठा लगने लगता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब सरल कार्बोहाइड्रेट में टूटते हैं तो कुछ मीठे पदार्थ बनते हैं, जैसे ग्लूकोज भी एक मीठा पदार्थ है। तो इस प्रकार अंतर्ग्रहण मुख के द्वारा होगा, दांत भोजन को चबाएंगे, जीभ जो आपका लार है उसको भोजन में मिलाने का प्रयास करेगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने जाना। और आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। मुख जो अंतर्ग्रहण हुआ वो मुख से हुआ। अब पाचन की क्रिया, जो भोजन को पचेगा वो कहाँ कहाँ होता हुआ जाएगा? तो मुख से वो आएगा ग्रास नली, ये मुंह है। उसके बाद होता है फूड पाइप, एक ग्रास नली होती है लंबी सी। इसमें गोल गोल छल्ले होते हैं जिनके सिकुड़ने या फैलने से भोजन नीचे की तरफ उतरता चला जाता है और सीधा रुकता है अमाशय में जाकर, जिसे हम पेट कहते हैं। हमारे लेफ्ट में होता है, ठीक है। अमाशय से फिर वो पहुंचता है छोटी आंत में। छोटी आंत नाम के लिए छोटी है लेकिन लंबाई उसकी लगभग 2 मीटर होती है। बस वो थोड़ी पतला पाइप है वो एक, तो इसलिए उसे छोटी आंत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद बड़ी आंत में जाता है। छोटी आंत में लगभग पाचन पूर्ण हो जाता है और यहाँ पर ही भोजन अवशोषित भी कर लिया जाता है। भोजन का अवशोषण भी तो करना है। भोजन को छोटी आंत में ही अवशोषित कर लिया जाता है। बड़ी आंत में तो सिर्फ जब भोजन पहुंचता है तो सिर्फ जल का अवशोषण होता है, पानी को अवशोषित किया जाता है। इसके बाद ये जो अवशोषित भोजन है जब ये कोशिकाओं में जाता है तो कोशिका जिस रूप में उसे लेती है, ग्रहण कर लेती है, उसको कहते हैं स्वांगीकरण। और बड़ी आंत में जब जल लेने के बाद जो बाकी भोजन होता है उसका हम बहिर्क्षेपण बल के रूप में कर देते हैं। तो एक बार फिर समझा देते हैं। पाचन में क्या होता है? जीवों द्वारा भोजन अंदर लिया जाता है और जीवों द्वारा अंतर्ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ बड़े बड़े होते हैं, उनको सरल किया जाता है, तोड़ा जाता है ताकि उनका आसानी से पाचन हो सके। तो पाचन वह विक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों के कणों को शरीर के अंदर भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा शरीर कोशिकाओं द्वारा अवशोषण करने योग्य बनाया जाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब पाचन के भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। मनुष्य में यह तरीका अलग है, एक कोश के जंतु में तरीका अलग है, सभी में ये तरीका अलग अलग है। तो जब भोजन पच जाता है तो उसके बाद होता है अवशोषण। पचे हुए भोजन को विभिन्न शरीर कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए, पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषित करके फिर विभिन्न अवशोषण करना पड़ेगा उसका। ये अवशोषण मैंने बताया कहाँ पर होता है? मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। तो पचे हुए भोजन को विभिन्न शरीर कोशिकाओं द्वारा या शरीर कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए सर्वप्रथम इसका अवशोषण होता है। एक कोशिकीय जंतुओं में खाद्य धानी होती है, लेकिन जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उनकी छोटी आंत में उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें विली कहते हैं। विली जो होती है वो आंतों के पृष्ठ क्षेत्र को बढ़ाती हैं और भोजन को अधिक से अधिक, पचे हुए भोजन को अधिक से अधिक अवशोषित कर लेती हैं। और फिर ये पचा हुआ भोजन किस में घुल जाता है? रुधिर, ब्लड में घुल जाता है और वो ब्लड फिर पूरे शरीर में हमें पहुंचा देता है। उसके बाद जब अवशोषण हो जाता है तो नंबर 4 है स्वांगीकरण। ये जो ब्लड के द्वारा भोजन कोशिकाओं तक पहुंचता है
तो कोशिकाएं, शरीर की संपूर्ण कोशिकाएं जिस रूप में उसे ग्रहण करती हैं, उस क्रिया को हम कहते हैं स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण के बाद हो जाता है बहिर्क्षेपण, बाहर निकाल दिया जाता है मल के रूप में। तो बच्चों, ये पाचन के कुछ टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए। अब मैं आपको बताऊंगा कि पाचन में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। अब उन क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। अभी तक तो हमने बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया कि भोजन कैसे कैसे आगे बढ़ता है, कौन कौन से अंग में क्या क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको पाचन में होने वाली क्रियाओं के बारे में पढ़ाता हूँ। तो बच्चों, अब हम मनुष्य में जो पाचन होता है, पाचन में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं और किस किस के द्वारा होती हैं, अब इनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पाचन का अर्थ क्या है, फिर बता देता हूँ एक बार। बड़े जटिल अणु जो होते हैं उनका सरल अणुओं में टूटना, ताकि शरीर की कोशिकाएं उन्हें आराम से ग्रहण कर सकें, इसका मतलब होता है पाचन। पाचन के लिए जो हमारी आहार नाल है, मुख से शुरू होती है और बड़ी आंत तक जाती है। तो सबसे पहले मुख गुहा में पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही आप भोजन खाते हैं, चबाते हैं, तो समझ लीजिए पाचन शुरू हो गया। तो मुख गुहा में मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब आप मुंह में डालते हैं भोजन को, तो आपके दांत उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और जीभ जो होती है वो अलट पलट करती है भोजन को, ताकि आपकी लार ग्रंथियाँ जो कि 6 हैं, 6 लार ग्रंथियाँ हैं, 2 ऊपर, 2 नीचे और 2 जीभ के नीचे। इन लार ग्रंथियों से जो लार निकलती है, ये टूटे हुए भोजन में अच्छे प्रकार से मिल जाए, इसका कार्य करती है जीभ, या फिर इधर उधर भोजन को करती है ताकि वो सरल हो जाए। इस लार में जो एंजाइम होता है वो होता है टॉयलिन। मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ आपको, अभी इसी क्लास में थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिया था टॉयलिन एंजाइम। ये एंजाइम क्या होते हैं? पाचन एंजाइमों के द्वारा ही होता है। ये एंजाइम दरअसल प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन की देख लीजिए हमारे शरीर में कितनी बड़ी भूमिका है, ये भोजन को भी पचाने का कार्य करते हैं। तो प्रोटीन जो कि एक एंजाइम है, ये भोजन को पचाने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो सबसे पहला जो एंजाइम है वो टॉयलिन है, जो आपको मुंह में लार ग्रंथियों के द्वारा मिल जाता है और भोजन में अच्छी तरीके से घुल जाता है भोजन को। इसके मिलने से भोजन लुब्धि जैसा हो जाता है, लसलसा हो जाता है, और ताकि इसको आराम से सटक सके, सटकने में आसानी होती है। सूखा भोजन आसानी से सटका नहीं जाएगा और फिर वो नीचे नहीं उतरने का है। तो इसलिए जो टॉयलिन एंजाइम है या जो लार है, उसका कार्य क्या है? लार का कार्य है भोजन को सॉफ्ट, लसलसा करना, मुलायम बनाना, ताकि उसे निगलने में आसानी हो। और दूसरा, लार में जो टॉयलिन एंजाइम है, ये मंड जो भोजन है उसको शर्करा में बदल देता है। शर्करा मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, मीठे पदार्थ होते हैं, इसलिए मुंह में जब आप रोटी को चबाते हैं तो तुरंत ही हमें वो मीठी मीठी लगने लगती है, क्योंकि लार में जो टॉयलिन एंजाइम है वो मंड को शर्करा में बदल देता है। चीनी भी आपकी एक शर्करा है, चीनी मीठी लगती है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, बहुत सारी मीठी शर्करा है। इसके बाद जब मुख से भोजन उतरता है तो फिर आती है ग्रास नली। ग्रास नली, जैसे ये हमारा मुख है, फिर गर्दन है, गर्दन। अब मुख से जब आप कुछ खाएंगे तो थोड़ा ड्राइंग में ऐसा ही है, मुख से जब आप कुछ खाते हैं तो फिर वो ग्रास नली से नीचे उतरता है, ये ग्रास नली। फिर उसके बाद वो एक थैली में आता है, अमाशय जिसे कहते हैं, लेफ्ट हैंड पर होती है थैली। तो ये ग्रास नली है, फूड पाइप है, इससे लुब्धिदार भोजन जो मुलायम है, सॉफ्ट है, गीला है, वो नीचे आ जाता है अमाशय में। तो ग्रास नली में कोई कार्य नहीं होता, कोई एंजाइम नहीं मिलाया जाता, सिर्फ ये भोजन को मुख से कहाँ पहुँचा देता है? एंजाइम में, अमाशय में पहुँचा देता है। अब बच्चों, अमाशय में कई क्रियाएं होती हैं। अमाशय एक पाचन क्रिया का महत्वपूर्ण भाग है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं इसे आपको विस्तार पूर्वक अगली कक्षा में पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा जितना मैंने आपको फिर पढ़ाया है, और मैं चाहता हूँ कि जितना मैंने बताया है आपको उसे आप अच्छे से पढ़ें घर पर। 2-3 बार वीडियो कम से कम देखें, 2-3 बार पढ़ें, लिख लें, और फिर बिना देखे लिखने की भी कोशिश करें, ताकि
आपको आराम से आगे वाली चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो इस पाठ की मैंने लगभग 3 वीडियो बनाई हैं। इसको लगा के तीनों वीडियो को बार बार देखें, एक साथ देखने की कोशिश करें। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन जब आप 3-3 वीडियो एक साथ देखेंगे तो पूरा पाठ आपको समझ में आने लगेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअल में। तो जब हमें समझ में आने लगेगा तो फिर याद भी होने लगेगा, याद होने लगेगा तो हम आसानी से लिख पाएंगे, और लिखना ही तो है हमें पेपरों में। तो बच्चों, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आपको मेरे पढ़ाया हुआ याद हो जाए। तो उसके लिए सबसे आसान है कि आप मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो को बार बार देखें। जितनी बार देखेंगे, जब भी खाली समय हो, आपके पास कोई काम करने के लिए समय है तो आप वीडियो देख लें। खाली समय है, वीडियो देखें, सुने और लिखने का प्रयास करें, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए बिना मेहनत किए। तो क्योंकि हमें देखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, इसलिए मैं बार बार देखने के लिए कह रहा हूँ। आप सोचिए कोई घटना है, आपको दृश्य याद होंगे, उनकी बातें याद नहीं होंगी। तो दृश्य हमारे दिमाग में छप जाते हैं, बातें हमारे दिमाग में देखने से छप जाती हैं। इसीलिए बार बार मैं आपसे वीडियो देखने की बात कह रहा हूँ। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। गुड बाय।